हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। तो गाइस, सबसे पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको और आपके परिवार के लिए। ये साल 2026 आपके लिए बहुत खुशियों वाला रहे। जो भी आपने सपने देखे हैं वो सपने सभी साकार हो। तो गाइस, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी जो है उसका एग्जाम शेड्यूल्ड है 2026 में। अब अपने को थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है, थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, क्योंकि समय सीमा अब थोड़ी कम रह गई है। अब आपको पता है कि महीना चल रहा है, जनवरी महीना चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, है ना। लगभग हम हमारे पास 4 से 5 महीने टाइम रह गया है। उसके बाद हमारी एग्जाम है। एग्जाम तो ठीक है सर, लेकिन चक्कर ये है, प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आरपीएससी के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों ने देखे होंगे जो काफी डरावने हैं, है ना। जहाँ पे 40% जो क्राइटेरिया था, जो आपने देखे होंगे आरपीएससी के जो एग्जाम्स कुछ सब्जेक्ट में ऐसे हुए हैं कि जहाँ पे 40% जो आपका न्यूनतम क्राइटेरिया सेट कर रखा है आरपीएससी ने, मिनिमम मार्क्स परसेंटेज का क्वालिफाइंग का, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ना। अब कुछ भी कारण रहे हो, कारण का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोलता हूँ बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, बट भाई क्वेश्चनों का जो पैटर्न है, आरपीएससी का पूछने का तरीका है, ऑप्शन बदलने का तरीका है। ऐसा नहीं है सिर्फ क्वेश्चन ही हार्ड है या क्वेश्चनों को पूछने का तरीका बदला है। उन्होंने ऑप्शन के ऊपर भी काम किया है कि 4 ऑप्शन होते हैं, वो ऐसा ऑप्शन फंसा रहे हैं जिसमें बच्चे जो है वो गलती करें। तो देखो, ये सब कारण आपके जायज हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन चूंकि हमको तो यार हमारा जो डिटर्मिनेशन है, जो दृढ़ निश्चय है, वो तो पूरा करना है, किसी भी कारण से करना है, किसी भी हाल में करना है। और वो कैसे कंप्लीट होगा, है ना। हमेशा हम लोग अगर शिकायत करते रह जाएंगे, सर ऐसे हो गया, सर वैसे हो गया, सर ये घर में हो गया, सर वो हो गया, तो भाई कभी भी चीजें नहीं मिलेगी। जैसे 2025 साल चला गया है, ऐसे ही साल 2026 चला जाएगा। ठीक है। मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूं कि आपकी पढ़ाई जो है वो आप यहीं से अपनी यूनिवर्सिटी से करिए, आपको जहां से भी कर रही है यार, क्योंकि एट द एंड देखो, आपकी फैमिली और आपके जो रिश्तेदार दोस्त है वो यही पूछेंगे, बेटा तेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। कोई नहीं पूछेगा कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना घंटे पढ़ा, कोई नहीं पूछेगा। ये सिलेक्शन होने के बाद पूछता है। सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछेंगे कि बेटा रिजल्ट क्या रहा, आया या नहीं आया नंबर। जब रिजल्ट में नंबर नहीं आता है ना, तब हम लोग एक साथ में एक लाइन और बोलते हैं कि पापा मैं 2 मार्क्स से रह गया या 2 मार्क्स से रह गई, पापा पेपर कठिन था, पापा अपने घर में फंक्शन था इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाई, पापा ऐसे कर लेता तो ऐसे हो जाता। तो बेटा ये सब क्या है, बहाने हैं। अब बहानों को छोड़ो, देखो सब लोग, सारे आप लोग सब मैच्योर लोग हो, अच्छे से पढ़ाई करोगे, एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक प्रॉपर टाइम के साथ, मैनेजमेंट के साथ काम करोगे, तो चीजें आपके लिए आसान बन जाएंगी। वरना क्या होगा, हमारा माइंड जो है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि नेगेटिविटी इतनी फैली हुई है चारों ओर। चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, चाहे एग्जाम पेपर को लेके हो, चाहे कंटेंट को लेके हो। तो सब चीजों को थोड़ा सा हम लोग को अलर्ट रह के काम करना है। अपना जो इस साल का सपना है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर बनने का, बेटा वो पूरा करना है। आगे क्या वैकेंसी आने वाली है, कब आएगी कब नहीं आएगी, उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। चलिए थोड़ा सा अपन लोग बात करते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो पहला पेपर होता है, कॉमन पेपर जीके और जीएस वाला, जिसमें आपको पता है 40% मार्क्स आपके मिनिमम आने चाहिए। अगर अब वो 40% नहीं आए तो अपन लोग डिस्क्वालीफाइंग है ना, चाहे पेपर 2 आपका कितना भी अच्छा हो। सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी बच्चे जो हैं, देखो एक और बात बता देता हूं, मुझे पता है काफी आप में से सारे बच्चे जो हैं वो अधिकतर आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं, है ना, जिन्होंने मैथ जो है, हमको पता है राजस्थान बोर्ड जो हमारी है, है ना, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर जो है, वो हम लोगों ने 10th तक पढ़ी होती है, क्योंकि 10th तक आपकी मैथ्स होती है, कंपलसरी मैथ होती है। उसके बाद हम लोगों ने छोड़ दी थी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने हमारी जो भी स्ट्रीम होती है वो चेंज कर ली थी, सब अलग अलग स्ट्रीम्स ले लिए थे। अब गाइस बात ये है कि आपको पता है कि 75 क्वेश्चन जो होते हैं आपके फर्स्ट पेपर में, 75 क्वेश्चन आते हैं। 75 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। यही होता है आपका, बिल्कुल सर। अगर आप इसका 40% देखोगे तो लगभग, अगर आप देखोगे तो 30 क्वेश्चन हो गए आपके। 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए ओवरऑल, मतलब आपके जब मार्क्स आए तो वो 60 मार्क्स से ऊपर आने चाहिए, या तो 60 या 60+। यही हुआ 40%, क्योंकि 7.5 जो क्वेश्चन है वो बनता है 10 मार्क्स का, तो 15 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, वो सॉरी 15 क्वेश्चन जो है वो 20% के, और 15 दूनी 30 क्वेश्चन आपके 40% के। तो सर इसमें से जो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने मैथ जो है बिल्कुल इतना डरावना सपने की तरह देख रहे हो आप लोग कि सर मैथ हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ी थी और राम कह कह के पढ़ी है हमने, तो भगवान से बस कि पास हो जाए, कोई पासबुक ला के पढ़ लेते थे, कोई टीचर से ट्यूशन पढ़ लेते थे और वैसे ही पास हुए।
गलती आप लोगों की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों की जो स्कूलिंग होती है वहाँ पे इस तरह का एग्जाम या ऐसे हम लोग को पढ़ाई की जाती है कि जहाँ पे सिर्फ हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, हम लोग उसी हिसाब से पढ़ते हैं कि पासिंग परसेंटेज। देखो मैं भी राजस्थान से, यहीं से स्कूलिंग हुई है, मुझे पता है मेरे जो टीचर थे वो संजीव पासबुक ला ला के पढ़ा देते थे, है ना, कुछ पूछने जाते थे तो बताते नहीं थे। तो ये गलती बच्चों की नहीं है कि बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, प्रॉब्लम क्या है पढ़ाने वालों की है कि अगर वो अच्छा कंटेंट अगर उसको खुद को समझ में आ रहा है तो ही तभी वो उस चीज को अच्छे से लेक्चर को डिलीवर कर पाएगा, है ना। तो गाइस आप लोगों के लिए देखो एक बात मैं बता देता हूं, ये 75 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन जो है वो आपके सही होने चाहिए। अब रही बात सर जीके जीएस वगैरह, बहुत सारा पोर्शन है, आपको पता है राजस्थान की जीके है, साइंस है ना, बहुत सारी चीजें हैं, आपके साइकोलॉजी है, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी है, इंग्लिश है। अब बात करते हैं कि सर मैथ, बेटा मैथ के आपको पता है 12 से 13 क्वेश्चन आपके प्रिस्क्राइब्ड होते हैं, मतलब लगभग ये आपकी रेंज होती है 75 क्वेश्चन में से पूछने की आपके फर्स्ट ग्रेड में, है ना। सबसे पहले क्या करना है, आपके मन में जो डाउट है, जो डर बना हुआ है मैथ को लेके, फोबिया, आप में से काफी बच्चे होंगे जो मुझसे पढ़े हुए होंगे, चाहे वो नेट जेआरएफ में हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड के बैच में हो, आपने ईएमआरएस की वैकेंसी हो, मैंने बहुत सारे बैच में इसमें पढ़ाया हुआ है। वो बच्चे जानते हैं कि मेरी जो पहली लाइन यही होती है कि भाई अगर आप सीखना चाहते हो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद से तैयार रहो कि सीखना है कि नहीं सीखना है। अगर आप ये ध्येय बना लोगे, आता है नहीं आता, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आपको कितना आता है, मुझे पता है अपने को कुछ नहीं, जीरो से शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप ये तैयार तो रहो कि हमको जाना है या नहीं जाना है मैथ की तरफ। कि भाई मैथ से जो जब तक डर खत्म नहीं होगा आपका, जब तक मैथ से को लेके डर खत्म नहीं होगा कि नहीं सर हम, यार मैं एक बात बोलता हूं कि भाई कोई चीज है, मान लो कोई सरल चीज है, आसान चीज आप पढ़ते हो, वो एक बार या दो बार में याद हो जाती है आपको, हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई भी चीज आप याद कर रहे हो जो सरल चीज है, वो एक बार या दो बार पढ़ने से याद हो जाती है, वो आसान हो गई। अब आप बोलोगे सर मैथ कठिन है, तो भाई आपके कठिन है तो बेटा उसको 4-5 बार पढ़ लो ना, आप क्या दिक्कत आ रही है। भगवान ने तो बनाई नहीं है मैथ, इंसानों ने बनाई है, इंसान ही इस चीज को कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी समझ से परे ये सारी चीजें। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे आप ये सोचो कि मैथ इज अ नॉर्मल सब्जेक्ट। मैथ जो है वो बहुत साधारण सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोगों को जो माहौल बनाया गया है, जो इस तरह के आसपास का जो माहौल बन गया है, वो इस तरह बन गया है कि मैथ बिल्कुल, बोलते हैं ना मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, मैथ्स की फुल फॉर्म बोलने लग गए लोग, कुछ बच्चों ने मेरे को भी बोला। लेकिन वो माहौल ऐसा बन गया कि भाई हम लोग मैथ छूते ही नहीं है। तो भाई सबसे पहले आपको अपना डर खत्म करना है कि भाई मैथ जो है इस बार करके जाना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो मैथ में 12 से 13 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, है ना। इस बार का जो पैटर्न है, इस बार थोड़ा सिलेबस चेंज किया था, आपको पता है जो वैकेंसी 2024 में थी और जो 2025 में वैकेंसी आई है, उसमें सिलेबस में कुछ चीजें में, जैसे क्रम परीक्षण है, आपके अल्फाबेटिकल परीक्षण है, डाइस एंड क्यूब है, यानी आपके आते हैं पासा घन पासा वगैरह, वो सब हटा दिया है। रीजनिंग के 5 टॉपिक रख दिए हैं श्रृंखला वाला, कूट लेखन, वेन आरेख, सादृश्यता और रक्त संबंध, ये 5 टॉपिक रख दिए हैं। उसके अलावा मैथ जो है आपकी गणित के अंदर क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, बहुपद और सांख्यिकी, इन सारे जो टॉपिक है ये आपके आरपीएससी ने ऑफिशियल सिलेबस में इस बार मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ भी टॉपिक आपको मेंशन नहीं किया है। और हमारा जो वेटेज है कितना है बच्चों, देखो 12 से 13 क्वेश्चन, और 12 से 13 क्वेश्चन का मतलब हो गया बेटा 18 से 20%। मतलब सर 40% में से तो 18 से 20% तो यही लेके आ जाएंगे आपके, नहीं लाएंगे क्या भाई। 18 से 20% आपकी मैथ वेटेज रख दी है। और मैथ की एक खूबसूरती पता है क्या है, इसमें तुक्का नहीं लगता है, इसमें आप अपने मन के हिसाब से आंसर नहीं लगा सकते। अगर आपको आता है तो आंसर दिला के जाएगा, प्लस के 2 मार्क्स, नहीं आता है तो आप छोड़ दोगे। ये जीके जनरल अवेयरनेस साइंस वाली चीज नहीं है कि 2 ऑप्शन देखे कि यार ये अच्छा लग रहा है इसको लगा दूं, 2 ऑप्शनों को कंपेयर करके, ऐसे नहीं होता है, सॉरी ऐसे नहीं होता है इसमें। इसमें तो ये है कि भाई आता है, पढ़ के आए हो तो आपके पूरे के फ्री के मार्क्स दे के जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे सारे बच्चे। तो करना क्या है सर, करना ये है बेटा कि देखो पहले आपको ये देखना है कि अपन 40% बार बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इनकी तरफ भाग रहे हैं, पूरी दुनिया इनकी तरफ भाग रही है। आपके जो एग्जाम देने वाले बच्चे हैं वो सारे इनकी तरफ
इनकी तरफ भाग रहे हैं, है ना। लेकिन 12 से 13 क्वेश्चन यार, अगर आप इनमें से 8 से 10 क्वेश्चन भी सही करते हो तो आप ये सोचो कि आपके जो 40% की जो बॉर्डर लाइन है ना वो क्रॉस होगी नहीं होगी, कितना ज्यादा सहूलियत मिल जाएगा आपको इससे। और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, कठिन नहीं है। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो सिलेक्शन लेके बैठे हैं। जो 2024 में, मैं अभी एक स्टूडेंट है, शायद आप जानते हो, एक बच्चा स्टूडेंट है यहाँ पे, तरुण नाम का स्टूडेंट था, ऑफलाइन बैच का स्टूडेंट था। उसकी, वो देखो उसकी किस्मत कितनी खराब है कि उसका जो होता है ना फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट होते हैं, आपको पता है आरपीएससी का नोटिफिकेशन निकलता है भाई, जब रिजल्ट आ जाए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उससे पहले आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसका रिजल्ट में नाम आ गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आ गया, लेकिन फाइनल ईयर के बाद उसका वो फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो लेट आया, उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया। उस बच्चे के पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही है मैथ के, अपनी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन सेंटर का स्टूडेंट है, और न जाने कितने स्टूडेंट है। लेकिन मैं तो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। तो भाई मैथ जो है वो आप पढ़ोगे, अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो कैसे नहीं होगा यार। आप तैयारी करो तो सही, एक बार मन बनाओ आप सब सारे बच्चे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो बेटा ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जिसमें श्रृंखला, कूटलेखन, वेन आरेख, सादृश्यता, रक्त संबंध, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है कि किस जो टॉपिक इसने मेंशन किया है उस टॉपिक से ही क्वेश्चन आए। कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 टॉपिक है तो 5 से 5 ही क्वेश्चन आए, हो सकता है इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन आ जाए, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए, बाकी टॉपिकों से नहीं आए। लेकिन ये टॉपिक बहुत आसान होते हैं, छोड़ के मत जाइएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कहीं भी जहां भी पढ़ रहे हो यार, फर्स्ट ग्रेड अगर तुम्हारा टारगेट है तो छोड़ के मत जाइएगा, इनको करके जाइएगा। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा यार सच में आसान है। थोड़ा सा समय लगता है, ऐसा नहीं है कि चुटकी में चीजें आ जाए, ऐसे तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि भाई आप जिस चीज को समय दोगे ना वो चीज आपकी हो जाएगी। तो वही चीज है, थोड़ा सा समय दोगे मैथ आपके पास आ जाएगी, दोबारा आसान लगने लग जाएगी, ठीक है। दूसरी आती है सबसे जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सर, रीजनिंग। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रीजनिंग तो हम कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम आती है मैथ में। जो सबसे खतरनाक टॉपिक है वो है क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस बार का पेपर, तो यहां से आपके एक क्वेश्चन तो इसका पूछा गया था, है ना। एक क्वेश्चन मतलब सारे जितने भी सेट थे ना पेपर 1 के वो लेके आया हूं मैं इस बार 2025 के, वो देखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन आपके इससे पूछा गया था, कूट लेखन से। वेन आरेख से नहीं आया था। रक्त संबंध से एक क्वेश्चन पूछा गया था। सादृश्यता से नहीं पूछा गया था। क्षेत्र मिति से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 3 क्वेश्चन आपके सांख्यिकी से पूछे गए थे, है ना। सारे सेट के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ठीक है। लगभग 3 क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन जो है वो इससे पूछा गया था संख्या पद्धति से, जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या का पूछा था, स्टेटमेंट बेस्ड। अब बच्चे ये बोल रहे हैं सर रीजनिंग तो हम कर लेते हैं, प्रॉब्लम आती है आपके क्षेत्रमिति, संख्या पद्धति, बहुपद और सांख्यिकी में। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वही यार, स्थिति वही है जैसे हम लोग के कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं ना, एक रात पढ़ने वाली चीजें। हाँ 1 वीक सीरीज आती है ना, गाइडेंस आती है, बुक आती है, छोटी छोटी पतली पतली किताब जिसमें एग्जाम पास करना पड़ता है फाइनल ईयर के, और ये होता है। वो चीजें नहीं है भाई, देखो ये बुक्स से चीजें नहीं हो पाएगी। बुक्स में क्या लिखा होता है मैं बता देता हूँ आपको, छोटी सी चीज बता देता हूँ, थोड़ी सी हाईलाइट करके बता देता हूँ होता क्या है। क्षेत्र मिति जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्षेत्र मिति में बहुत सारे आपके क्या आते हैं, चित्र आते हैं, आकृतियां आती है ना, जो 2D होती है और 3D होती है ना, यानी प्लेन फिगर्स होते हैं और एक ठोस आकृति होती है। ठोस आकृति का मतलब होता है 3D आकृति। ठोस आकृति में कौन कौन आते हैं आपके पास, गोला आता है। एक छोटा सा चीज बताऊंगा, पूरी क्लास नहीं ले रहे हम लोग, एक बार आपको आइडिया बता रहा हूँ कि चीजें कैसे पढ़नी है कैसे नहीं करनी है। मेरी क्लास में आपको याद नहीं करवाया जाता है, मैं कभी भी, क्योंकि मैथ भी अगर हिस्ट्री की तरह मैं बना दूंगा कि बेटा ये याद कर लो, तो फिर हिस्ट्री और मैथ में क्या फर्क रह जाएगा। मैथ होती है समझने की, ठीक है, जहां पे एक एक लाइन, एक एक बारीकी से आपको चीजें समझाई जाएगी। गोला, शंकु, बेलन, घन, और एक होता है बेटा आपके घनाभ, यही होता है। ये कौन सी आकृतियां होती है सर, बेटा ये होती है ठोस आकृतियां। सर इसको ठोस आकृतियां ही क्यों बोलते हैं, ठोस का मतलब क्या होता है,
मजबूत, हाँ सॉलिड फिगर्स, सॉलिड फिगर बोलते हैं जो चीज आपको आंखों से दिख जाती है, जो चीज बनी हुई है, जैसे ये मार्कर, ये क्या है, ठोस आकृति है। किसकी शायद शेप, किसकी आकृति जैसा दिख रहा है, बेलन की तरह। जो चीज आपकी वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है, जो दिखती है, वो सब ठोस आकृति आती है। लड्डू देखा है, लड्डू देखा, क्या खाया ही होगा लड्डू, मोतीचूर का लड्डू खाया होगा, गोंदाने का लड्डू खाया होगा, वो क्या है, गोला। गेंद देखी होगी, बॉल, क्रिकेट बॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है, गोला है जो ठोस में है ना, क्रिकेट की बॉल वगैरह, मेटल बॉल्स। शंकु, शंकु क्या है, जो आप देखते हो वो बर्थडे वाली बच्चों के ऊपर टोपी लगाते हैं, कौन खाया होगा आइसक्रीम वाला, वो सब क्या है, शंकु। जो चीज दिखती है वो सब है। तो सर जो चीज नहीं दिख रही वो, बेटा वो 2D में आ जाती है, जैसे आयत। सर आयत नहीं दिखता, कहाँ देखा है तुमने, मुझे बता दो भाई। आयत कैसा है, 2 डायमेंशन पे काम करता है, 2D। आयत हो गया, त्रिभुज हो गया। मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं एक छोटी सी आपको एक जनरल चीजें बता रहा हूं कि भाई पढ़ने का तरीका जो है वो बदलो, अपना अपना नजरिया बदलो। अभी तक आप अपने हिसाब से पढ़ाई करते आए, जो भी चीजें कर रहे हो, अब की बार एक बार मेरे कहने से 1 महीने अपने आप को चेंज करके देखो, जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वो पढ़ के देखो। आप देखेगा आपका 1 महीने बाद कॉन्फिडेंस है वो इतने लेवल पे हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में मेहनत सभी बच्चे करते हैं, जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। कुछ है जो नॉर्मल उठ के जाते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेहनत करने वालों का भी होता है, और जो बच्चों ने, होता है ना, आपने देखा होगा कुछ बच्चे कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पढ़ाई नहीं करके गए, मेहनत करके जाते हैं। प्रॉब्लम क्या आती है, प्लानिंग की आती है, स्ट्रेटेजी की दिक्कत आती है। फेल कौन होता है, फेल आप थोड़ी होते हो किसी एग्जाम में। इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग फेल हो गई, जिस हिसाब से आपने एग्जाम को प्लान करने का सोचा वो प्लान फेल हो गया। जो आपने प्लान बनाया, जैसे अब आप प्लान बना रहे होंगे कि सर 5 महीने बाद एग्जाम है, या 4 महीने बाद एग्जाम आपका है, फर्स्ट ग्रेड का 5 महीने बाद, कि भाई मैं सर ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को करूंगी, या ऐसे ऐसे सब्जेक्ट को करूंगा, इसमें से पढ़ूंगा, ऐसे टेस्ट सीरीज लूंगा, इसमें से प्रैक्टिस लगाऊंगा। आपने ये सब चीजें की होंगी, अगर वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई एग्जाम में तो आप सफल हो जाओगे। नहीं हुई तो इसका मतलब है आपने जो प्लानिंग की थी बिफोर एग्जाम से पहले पढ़ने की, जो प्लानिंग की थी वो फेल हुई है। आप थोड़ी हुए हो फेल, पर्सन आदमी थोड़ी फेल होता है, उसकी प्लानिंग फेल होती है। तो भाई मैं एक बार जस्ट आपको बता रहा हूं कि ओवरव्यू की पढ़ना कैसे है, कैसे आप मैथ से दिल लगा सकते हो। ठीक है, आयत, त्रिभुज, आपके वर्ग हो गया। जो चीज बेटा मैं बोर्ड पे बना सकता हूं, बना सकता हूं क्या, देखो आयत क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। क्या गोला बना सकता हूं क्या, क्यों नहीं बना सकते सर, गोला बनाओ ना बेटा। गोला बनाने के लिए आप यही तो बनाओगे, ये तो वृत्त है या नहीं है, तो वृत्त भी क्या है आपके, कैसी आकृति है, 2D आकृति है, प्लेन फिगर बोलते हैं इसको, समझ लो। तो जो चीज मैं बोर्ड पे बना सकता हूँ, 2 अक्षों वाली, 2 अक्ष सुने होंगे, एक्स और वाई, सिर्फ ये सारे 2 अक्ष की जरूरत पड़ती है इनमें। और इनमें कितने अक्षों की जरूरत पड़ती है, 3 अक्ष, एक्स वाई जेड। इस वजह से इसको 3D बोलते हैं, 3 का मतलब 3 अक्ष चाहिए, और ये 2D मतलब 2 अक्ष चाहिए। बात समझ में आ रही है। ये सब सारे क्या है आपके, वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, आयत, ये सारे 2D फिगर्स है। बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको जो बताने वाला था वो ये बताने वाला था कि बेटा जब आप कोई भी, अधिकतर जब आप पढ़ते हो तो वहां पे साफ साफ लिखा होता है, जैसे कोई भी ले लो आपके हिसाब से, सबका ही बताता हूं, गोला, एक साथ ही बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक कंसेप्ट है ना, आज तुम लिख के जाओगे कि हाँ यार सर ने कुछ ढंग का सिखाया है, जो किताब के अंदर नहीं मिलेगा, लिख के दे रहा हूं अभी, किताब के अंदर नहीं मिलेगा, देख लेना कोई भी जाके किताब में। शंकु, बेलन, घन, घनाभ, ठीक है। परेशान जो करती है इन चीजें वो वही बता रहा हूँ। ये 5 चीजें मैंने बताई, ये तो बहुत आसान होते हैं, इनके फॉर्मूले वगैरह निकालना बताऊंगा सारे। मैं एक भी सूत्र जो है ना बेटा याद नहीं है, मेरे को भी याद नहीं है, मैं सच बताऊं क्यों। अरे निकालेंगे ना यार, आपको अब वहां पे आप बोलोगे सर एग्जाम में क्या डेरिवेशन करेंगे, अरे डेरिवेशन ही 1 सेकंड में निकलेगा आंसर। 1 सेकंड में जो फिगर है ना उसका फॉर्मूला निकलेगा। तो कैसे, ये मैंने आपको बताया बेटा 5 जो है ये 3D फिगर्स है, जिनको ठोस आकृति बोली गई है। अब इसके अंदर क्या है, जो नाम आता है, एक तो वर्ड आता है क्षेत्रफल का, इसका आता है क्षेत्रफल का, एक आता है आपके आयतन का, एक आता है क्षेत्रफल का और एक आता है बेटा आयतन का।
अब क्षेत्रफल और आयतन जो है, पहली बात तो ये है कि सर हमने बहुत पहले पढ़े थे कभी, हाँ 10वीं क्लास तक पढ़े थे, अब तो भूल गए। तो पहली बात तो ये कि होता क्या है, अब क्षेत्रफल में भी दो तरह के क्षेत्रफल दे रखे हैं आपके आरपीएससी में। मतलब दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, एक होता है संपूर्ण, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक क्या होता है सर, एक होता है बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं आपको एक चीज जो समझाने वाला हूं ना, कोई किताब में क्या नहीं मिलेगी वो बताता हूं। किताब में ना इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसका होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। क्षेत्रफल तो होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपको सबका मिलेगा, लेकिन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका नहीं मिलता है, गोले का। आप समझ रहे, वो क्यों नहीं होता है वो कहीं नहीं लिखा है। अब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। अब किताबों में क्या लिखा है, सीधा सीधा लिख देंगे, इसका शंकु का आपके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देंगे पाई आर एल। अब ये आया कहां से, क्या है एक्चुअली पाई आर एल पाई आर स्क्वायर, को याद कभी जीवन में नहीं करवाऊंगा मैं आपको, कभी नहीं बोलूंगा कि इसको देख के पढ़ लो याद कर लो ना यार। कहां से आया कैसे आया वो चीज इंपॉर्टेंट है। आयतन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं कि बेटा फॉर्मूले जो है वो कहां से कैसे बनते हैं, कहां से आए, और बहुत आसान है डायग्राम से। चलो इसका बता देता हूं मैं, शंकु का एक छोटा सा उदाहरण लेके, क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे हम लोग। आपने देखा होगा शंकु का, देखते हैं, ये शंकु है, ऐसी आकृति होती है शंकु की, ठीक है। 2025 के सारे क्वेश्चन भी बताऊंगा, अभी देखना किस तरह के क्वेश्चन है। ये शंकु वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर आपके पास तीन चीजें पूछता है, वो क्या पूछता है सर, एक तो बोल लिख देगा, जैसे आप किताबों में कहीं पढ़ रहे होंगे ना, वहां लिख देगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एच ओ पाई आर एल, है ना। और एक लिख देगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। एक लिख देगा आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कहां से आए सर, ये तो हर किताब में लिखा है, हर कोई पढ़ा रहा है, लेकिन नई क्या चीज है फिर, नई ये चीज है कि भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कंप्लीट, कंप्लीट। और वक्र पृष्ठीय का क्या मतलब है, वक्र पृष्ठीय का मतलब है कि अगर मैंने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया, इसको रखने का तरीका, अगर इसका रखने का तरीका मैंने बदल दिया, उसी को बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सर एक बात बताओ कि ये शंकु है आपका, ये शंकु है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे, आप लोगों ने आइसक्रीम खाई है, कोन वाली आइसक्रीम आती है, या बर्थडे वाली टोपी देखी होगी, उसके अंदर क्या था, आप ध्यान से देखोगे तो इसमें दो आकृति है, ये दो आकृति से मिलके बना है ना। एक तो ये, यस और नो, प्लस एक ये, यस और नो। बनाया नहीं बनाया, हाँ सर बिल्कुल बनाया। अब हम लोगों के पास ये चीजें थी पाई आर स्क्वायर और पाई आर एल। अब आप बात करें कि सर अगर मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो सर आर क्या चीज होती है, आर होती है बेटा त्रिज्या इसकी, क्या होती है त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, केंद्र बिंदु से मिलाने वाली लाइन, यहां से यहां तक की लाइन, ये आर आधी लाइन केंद्र बिंदु से। सर एल क्या चीज है, एल बेटा ये तिर्यक लाइन होती है, तिर्यक का मतलब है तिरछी लाइन, स्लैंट हाइट बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ये एल हो गई। तो सर एच क्या चीज है, एच ये चीज है बेटा, यहां से आता है, एच का मतलब क्या है, हाइट, हाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊंचाई, बस। अब ध्यान से देखोगे तो ये दो आकृतियों से मिलके बना है, तो भाई ये आकृति क्या है, ये वृत्त की आकृति है या नहीं है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सर ये पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, ये क्या चीज है, ये यहां से आता कि एल, ये आधा पाई आर, यस और नो। तो ये कितना बन गया आपके, पाई आर एल, ये इसका क्षेत्रफल। जब आप बात करोगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने क्या बोला, वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है कि उसका ओरिएंटेशन चेंज करने का तरीका, मतलब उसका अगर ओरिएंटेशन बदल रहा है, अभी आपने
शंकु ऐसे रखा था, क्या मैं ऐसे नहीं रख सकता क्या शंकु? देखना बेटा, अब मुझे बताओ, रखा हुआ सकता है ना ऐसे? अब मुझे बताओ कि इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि जितना जमीन को, जो ऐसा क्षेत्र जितना जमीन को कवर कर रहा है, वही क्षेत्र क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। जो जमीन को टच कर रहा है, जमीन को जितना कवर कर रहा है ना क्षेत्र, वही क्षेत्रफल है। तो भाई पहले तो जमीन को इतना टच कर रहा था, तो इसलिए क्षेत्रफल वो हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब जब वक्र पृष्ठीय में आप बात करोगे तो इसको टच कौन कर रहा है, ये वाला। टच का मतलब समझ रहे हो? तो जमीन का एरिया कितना कवर कर रहा है, ये वाला एरिया कवर कर रहा है। ये क्या है, वृत्त है, तो वृत्त वाला जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा सर, क्योंकि ये तो वृत्त पे कहां टच कर रहा है, पॉइंट पे, बिंदु पे। तो सिर्फ और सिर्फ कौन टच कर रहा है, पाई आर एल। बात समझ में आ रही है? टच का मतलब ये नहीं कि जमीन में टच करना चाहिए, अगर वो सरफेस आपके जमीन को कवर्ड कर रही है, कवर कर रही है, कवर का मतलब समझ रहे हैं ना, कवर, ठीक है, तो वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो भाई आपके ये तो बिंदु पे कर रहा है, तो इसका तो क्षेत्रफल जुड़ेगा नहीं, तो जुड़ेगा किसका, सिर्फ पाई आर एल। अब रही बात सर गोले की, अगर आप गोले को बेटा ऐसे रखोगे जमीन पे, तो ये किस पे आएगा, एक बिंदु पे आएगा। क्या इसका वक्र पृष्ठीय है, जब आप इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे, गोले को आगे चलाओगे, तब भी तो बिंदु ही आएगा। तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है, क्योंकि बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए इसका क्या लिखा हुआ है, पाई आर एल लिखा हुआ है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक छोटी सी चीज थी, ये बहुत सारी चीजें हैं क्लास के अंदर जो है, मैं आपको ये सब चीज बताने वाला हूं, एक एक चीज, जिसमें रीजनिंग के आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन और 5 से 7 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स सांख्यिकी, जहां पे मीन, मीडियन, मोड यानी माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्षेत्रमिति है, शून्यक है, संख्या पद्धति है, ये सब चीजों को आप अच्छे से अगर तैयारी करोगे तो गाइस, मैं आपको सच बोल रहा हूं, एक बार मेरा बिलीव कीजिए, मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, मैथ के लिए बोल रहा हूं, अगर आपके मेरे साथ अगर आपने मेहनत की, तो आपके, लोग बोल रहे हैं कि सर 13 में से 10 क्वेश्चन सही करा दो, मैं कहूंगा 13 के 13 ही कराऊंगा सही। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, आरपीएससी कहीं से भी पूछ ले, मैं बेफिक्र आदमी हूं, कहीं से भी पूछ ले, उसके मन की इच्छा है, इतना तो मैं तैयार कर दूंगा कि उसकी जचे जहां से पूछ ले, तुम मैथ के क्वेश्चन तो सही करके ही आओगे। तुम ये नहीं कहोगे, गलती तुम्हारी हो सकती है कि सर कैलकुलेशन गलती हो गई या कुछ और गलती हो गई, लेकिन तुम कहोगे सर क्वेश्चन तो आसान था, थोड़ा गलती ये कर दिया मैंने, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। वरना आप में से कुछ बच्चे बोलोगे कि सर पूरे में से पूरे करके आया हूं मैं। ये बात मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं, ऑलरेडी मैंने 2 बैच निकाल दिए, है ना। तो उन बच्चों की वजह से, उनके रिस्पॉन्स की वजह से, उनके फीडबैक की वजह से ही मैं आपको ये विश्वास के साथ बोल रहा हूं, भरोसा करके देखिए। आपके मैथ के जो 12 से 13 क्वेश्चन है वो सही नहीं हो तो फिर बोलना आप। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग भी नहीं आता है तो वो करना भी सिखाऊंगा मैं, और मैं आपको याद करवाने, क्योंकि मैं खुद भी एक ऐसा इंसान हूं कि मैं याद करने में बिलीव नहीं करता हूं कि कोई चीज है वो रट लो। अरे रट क्यों ले भाई, समझेंगे ना उस चीज को, आई कहां से, कैसे आई, कैसे करेंगे उसको, जिससे क्या होगा कि क्वेश्चन अगर हमसे आरपीएससी घुमा फिरा के भी पूछेगा तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि भाई क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऐसा है और इसको आंसर इस तरह देना है। क्लियर है? अब थोड़ी सी अपन लोग बात कर लेते हैं। मुझे पता है काफी सारे बच्चे जो हैं वो इसी चीज की उसमें है कि सर मेनली जो प्रॉब्लम है वो मैथ और साइंस की प्रॉब्लम है। तो आप लोगों के लिए, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी, मैथ साइंस के लिए हम लोग क्या लेके आ रहे हैं, मैं आपके मैथ यानी आपकी गणित, रीजनिंग और आपकी फिजिक्स यानी आपकी भौतिक विज्ञान, ये क्लास मैं लेने वाला हूं। इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, ये मैं श्योरिटी के साथ हूं। आरपीएससी जैसे जहां से पूछ ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मैं मेरी सब्जेक्ट जो है वो आपके लिए बढ़िया करा दूंगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये सारी चीजें हैं। आपके मैथ साइंस के लिए स्पेशल बैच है गाइस, जिसमें मैथ और फिजिक्स वो मैं लेने वाला हूं। क्लास जो है आपकी ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। अगर आप ऑफलाइन वाले माहौल में आना चाहते हैं कि सर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बेटा जयपुर जो है, जयपुर के अंदर सोमानी हॉस्पिटल है, वहां पे अपनी यूनिवर्सिटी का ऑफलाइन सेंटर है, वहां पे आके विजिट कर सकते हैं और सारी जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि क्लासेस है वो जल्दी शुरू होने वाली है, अभी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। मेरी क्लासेस जल्द ही नेक्स्ट वीक से क्लासेस शुरू हो जाएंगी।
तो प्लीज स्टे ट्यून रहिएगा जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। फिर बाद में क्या होगा कि क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, फिर बाद में आप लेट ज्वाइन करोगे, फिर परेशानियां आएंगी, है ना। तो आप बेहतर है अगर आपकी देखो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपके मन की इच्छा है, जो भी आपको लग रहा है कि अगर मेरा सर यार फाउंडेशन नहीं है, हम लोग आर्ट्स स्टूडेंट है, तो यार देखो वो सब चीजें छोड़ दो। अब तो एक बार स्टेप आगे बढ़ा के देखो, एक स्टेप आगे बढ़ाओ, फिर मैं आपको 2 स्टेप मैं चलवाऊंगा आपसे आगे, लेकिन पहली स्टेप आपको आगे बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। पहले आपको मेरे साथ आना पड़ेगा, फिर मैं आपके साथ चल पाऊंगा, ठीक है गाइस। तो इसमें आपके नीलम मैम जो है वो केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट है, वो आपकी क्लासेस लेंगी। ऑलरेडी मैम की क्लासेस है, आपने देखी होंगी यूट्यूब पे, काफी अच्छी क्लासेस चली है मैम की। मैम चूंकि ऑलरेडी पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर है ना, तो काफी अच्छी नॉलेज, डेप्थ नॉलेज में मैम आपको पढ़ाने वाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के मैम इंटरव्यू दे चुकी हैं। चलिए गाइस, ठीक है। तो ये मैथ और आपके साइंस का स्पेशल बैच है फॉर द फर्स्ट ग्रेड के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, है ना। कहाँ क्या मिलेगा, अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करिएगा, वहां पे आपको फर्स्ट ग्रेड जब जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो वहां पे आपको बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। बाकी गाइस, हाँ, एलएमपी आपने देखा होगा, सुनील सर ने एक एलएमपी प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जो लाइब्रेरी मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके अंदर आपके लाइब्रेरी जैसा माहौल, लाइब्रेरी में आपके जैसे अनुशासन मिलता है कि भाई आपको डेली टास्क दिए जाते हैं, डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, आपके टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, उनका एनालिसिस होता है, कहाँ आपकी वीकनेस है, कहाँ आपकी स्ट्रेंथ है, कहाँ आप कमजोर पड़ रहे हैं, वो सब चीजों को एनालिसिस किया जाता है। तो अब क्या है, इसको ऑनलाइन में भी तब्दील कर दिया गया है, तो अब आपको ऑनलाइन में भी ऐसा माहौल मिलने वाला है पूरा डिसिप्लिन के साथ, एलएमपी प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट ग्रेड। तो जो बच्चे वास्तव में इस चीज का सिलेक्शन चाहिए, देखो मैं एक बात बोलता हूँ, फाइनली अगर आपको एट द एंड रिजल्ट में सिलेक्शन चाहिए तो ये सब चीजें कीजिएगा, नहीं तो क्या है, काफी सारे बच्चे थे जो मैंने खुद ने भी क्लास से बाहर निकाल दिए। मैं भीड़ इकट्ठी नहीं करता हूँ, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो मत जुड़िएगा, मैं तो अभी बोल देता हूँ आप। ये वो उन बच्चों के लिए नहीं है कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन नहीं पढ़े, 4 दिन छोड़ दिए, छुट्टी कर दी, नहीं यार, क्यों पैसा वेस्ट करना है ना। मेहनत करना है, अगर फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन चाहिए तब आप आके जुड़िएगा, जो भी आप ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है गाइस। चलिए, तो ये देखो, ये भैया आरपीएससी का क्वेश्चन था। अब देखने में तो बहुत आप लोगों को लगेगा अरे यार ये तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है सर। अब यार अपन ने पढ़े नहीं तो खांसे तो बड़े ही लगेंगे ना, आप समझ रहे हैं। ये आरपीएससी के इसी साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जहां पे मैथ आपसे पूछी गई थी 2025 में, जो पेपर लगा था जून के अंदर, आपके पहले पेपर के अंदर। तो यहाँ से समांतर माध्य यानी आपसे जो आपका सांख्यिकी वाला क्वेश्चन है, जिसमें मीन मीडियन मॉड माध्य का माध्य बहुलक के बारे में पूछा जाता है, तो यहाँ पे माध्य वाला पूछा जाता है। देखने से डरिएगा नहीं, मैं आपको ना तो कोई सॉल्व करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं आपको एक जस्ट ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को मैंने क्लासेस में बहुत अच्छे से, मैं पहले जो बैच थे उनमें बहुत अच्छे से करवाया था, इससे पहले जो बैच था। तो ये सब चीजें जो थी बच्चों ने बहुत अच्छे से चीजें की है यार। ये बहुलक का क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन इन्होंने इस साल डाल दिया, लेकिन ये आपके क्वेश्चन हटा दिया गया है ना। इस बार जो सिलेबस है उसमें रैंकिंग टेस्ट नाम से एक टॉपिक था, अगर आप देखोगे, क्रम परीक्षण, जो कि इस बार इस टॉपिक को हटा दिया है आपके। अगर आप देखोगे आरपीएससी के सिलेबस में तो वहां से इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके देखो बहुपद का क्वेश्चन है, जिसमें शून्यकों के बारे में जानकारी दी जाती है कि कैसे शून्यक आपको निकालने होते हैं। अब देखो बात है कि कराने का मतलब तब होता है जब आपको थोड़ा सा फाउंडेशन तैयार हो, आपका बेसिक। मैं अभी यहाँ पे सब क्वेश्चंस करा दूं, और मैंने कराए भी हैं। आपने अगर देखा होगा, सुनील सर के साथ मेरी एक क्लास हुई थी जहाँ पे 5-6 घंटे की मैराथन थी, है ना, कंप्लीट। तो वहां पे मैंने आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड 2025 के सारे क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। तो क्वेश्चंस कराने से मतलब नहीं है, बात है कि सर सीखने से मतलब है कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन टॉपिक है इसके बारे में जानकारी क्या ली है। अगर ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन फिर से आ गया तो क्या हम लोग कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, ये क्वेश्चन की तो कम संभावना है कि ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हो जाए। ये हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन का टॉपिक जो कंसेप्ट है वो दोबारा पूछ सकता है आरपीएससी। तो भाई कम से कम ऐसे ना कि ये प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर पाए, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, रैखिक समीकरण जो है बहुपद में ही आता है, रैखिक समीकरण आता है, द्विघात समीकरण आता है। द्विघात मतलब 2 घात, रैखिक समीकरण का मतलब 1 घात, जहाँ पे चर राशि पे आपकी घात कितनी हो, संख्या 1 हो। तो ये रैखिक समीकरण है क्योंकि इनकी घात कितनी है, 1 1 है या नहीं है, इसकी भी 1 1, इसकी 1, क्योंकि यहाँ पे चर राशि कौन है, एक्स और वाई। तो 2 चर राशि दे रखी है और 2 ही समीकरण दे रखे हैं, जिसका हल आपको ऑलरेडी दे रखा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, ये आपके क्वेश्चन बहुत आसान है ना।
अब आप बोलोगे अरे यार सर ये क्या दे दिया सर। प्रॉब्लम यही तो है, हम लोग क्या है, देखने से डर गए। अब कहते हैं ना डर के आगे जीत है, जो डर गया वो मर गया। देखो मैं आपको ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, प्रॉब्लम ये है कि आप जहां भी जैसे भी आपका मन करे पढ़ने का, अगर आपकी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, मान लो कोचिंग में पढ़ाई हो रही है तो कोचिंग में जाओ। अगर आप कोचिंग में नहीं पढ़ना चाह रहे कि सर हम तो सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करो। आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं सर घर पे प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को, घर पे पढ़ाई का माहौल नहीं है, तो बेटा लाइब्रेरी चल जाओ, जो भी आपके आसपास लाइब्रेरी वहां पढ़ो। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते तो ऑनलाइन पढ़ो। प्रॉब्लम ये है कि एट द एंड आपसे रिजल्ट पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछेगा तूने ऑनलाइन पढ़ाई करी है, ऑफलाइन पढ़ाई करी है, कितने रुपए खर्च कर दिए तूने। ये जब सिलेक्शन नहीं होगा ना, तब आपके ऊपर ये कमेंट आएंगे कि बेटा तेरे ऊपर 50,000 रुपए लगा दिए, इतने रुपए कर दिए खर्च। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए यार थोड़ा सा, मुझे पता है सारे बच्चे आप सब लोग मैच्योर हो, अच्छे से आप अपनी स्टडी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन सही दिशा में अगर मेहनत करोगे तो उसका फायदा मिलेगा यार, है ना। बाद में ये अफसोस नहीं होगा कि यार मेहनत की, लेकिन क्या है कि जो चीज़ पढ़ी वो आई नहीं, है ना। टू द पॉइंट क्लासेस जो है आपके चल रही हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, तो जैसा भी आपको ठीक लगे, है ना। चलिए गाइस, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि ये क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके किसके क्वेश्चन है, जैसे बेलन का क्वेश्चन है, आपके क्षेत्र मिति का क्वेश्चन है। अब आप देखने से आपको लगेगा कि यार क्या करें सर, कैसे करें, ये सब क्वेश्चनों को एक बार मैं बता रहा हूँ कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन है। सबसे पहले जो डर है वो खत्म कर दोगे, तो ये क्वेश्चन जो है, मैं सारे क्वेश्चन है इनका बिल्कुल आपको निचोड़ ला के दे दूंगा। और मैंने आपको बोला एट द एंड, जब अपना मैथ की चीजें खत्म हो जाए, तब आप इस चीज को बोलिएगा कि आप ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करोगे पढ़ने के बाद। फर्स्ट ग्रेड 2025 के जितने भी क्वेश्चन है ये खुद तुम सोल्व करो के लाओगे कि सर देखो मैंने ये क्वेश्चन निकाल दिया। ठीक है गाइस, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं फर्स्ट ग्रेड 2025 के हैं, जितने भी है। देखने से आपको लगेगा कि सर डर बहुत है इनमें को, देखने से क्या आ गया क्या नहीं आया, बट सही मानो, इसलिए नहीं कि मैं मैथ पढ़ाता हूं इसलिए बोल रहा हूं कि बेटा आसान क्वेश्चन है, नहीं है यार। देखो कोई चीज नहीं ऐसा थोड़ी है कि मैं भी कोई बहुत बड़ा वो हूं, भाई परफेक्ट कोई भी टीचर नहीं होता है। लेकिन क्या है, मन में अगर आप डर बना के रखोगे किसी सब्जेक्ट के प्रति, किसी विषय के प्रति, तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे उसको, दूर भागने की कोशिश करोगे, और वो उतनी ज्यादा हावी हो जाएगी आपके ऊपर। कहते हैं ना कि भाई जितनी आप वो सब्जेक्ट जो है उसकी तरफ दूर भागोगे, वो उतनी सब्जेक्ट आपका पीछा करेगी, तो वो चीज है। चलिए गाइस, तो ये सारी चीजें हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो बाकी आप लोग क्या कीजिएगा, मैंने आपको बता दिया कि सब्जेक्ट के अंदर, मैथ के अंदर मैं आपको एक भी फॉर्मूले नहीं बोलूंगा कि ये याद कर लो। सारे फॉर्मूले का मेरे पास एक क्या है, ट्रिक्स है सारी, है कि भाई कैसे इन फॉर्मूलों को याद करा जाता है, कैसे निकाला जाता है। इवन मैं बच्चों को ये भी बताता हूं कि अगर आप वहां पे एग्जाम टाइम में ये गलती करते हो तो आप इसको कैसे एनालिसिस कर सकते हो, ऑप्शन से कैसे आंसर निकाल सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको इन क्लासेस में बताने वाला हूं। तो वास्तव में अगर आपका सच में ध्येय है, डिटर्मिनेशन है ना मैथ साइंस को लेके, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो ऐप है उसके ऊपर जाके विजिट करके इस बैच को देख सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस अभी शुरू होने वाली है मेरी, तो मैथ के लिए, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है सेंटर जयपुर जो है सोमानी हॉस्पिटल के पास, वहां पे आके आप विजिट कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड के लिए। सिलेक्शन चाहिए तो बिल्कुल स्वागत है। अगर आप टाइम पास के हिसाब से आओगे तो मैं आपसे मना कर दूंगा, क्योंकि मैंने क्लास में बच्चे मैं बैठाता नहीं हूँ यार। बहुत सारे बच्चे इसी बात से परेशान है, क्योंकि मेरे को यार क्लास में वो डिसिप्लिन और वो पढ़ाई वाले बच्चे चाहिए, सीधी सी बात ये है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस, तो अगेन आपको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए गाइस। ठीक है, मिलते हैं जल्दी आपके साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू।